चलिए क्लास को कल से आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि भारत में शासन पद्धति जो अपनाई है वो है संसदीय शासन प्रणाली। बहुत सारी विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता ये है कि दो प्रकार की सरकारें होंगी, एक केंद्र में सरकार होगी, एक सरकार जो पूरे भारत के लिए होगी, और राज्यों में भी सरकार होगी जो उस राज्य के लिए होगी। ठीक, इसीलिए दो सरकारें चुनी जाएंगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है, मतलब शासन सरकार द्वारा किया जाएगा, सरकार चुनी हुई होगी। तो दो प्रकार के इलेक्शन भी होंगे। पूरे भारत के लिए सरकार जब बनाना होगा तो लोकसभा चुनाव होता है, और राज्य में जब सरकार बनाना होगा तो विधानसभा का चुनाव होता है। ये दो सदन का चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं होता है। ठीक, अच्छा, और इन दोनों का कार्य क्या है? संसद, कल पिछली क्लास थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ। संसद का कार्य है विधि बनाना, कानून बनाना। ठीक, बिल्कुल, लेकिन अंतर क्या होगा? संसद जो कानून बनाएगा, चूंकि संसद की संरचना पूरे भारत के लिए है, तो संसद जो कानून बनाएगा वो पूरे भारत पर लागू होगा, मतलब उसके अंदर शामिल राज्यों, संघ शासित प्रदेशों पर भी लागू होगा। अच्छा, लेकिन प्रत्येक राज्य में भी सरकार बनती है जहाँ का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। ठीक, ये जिस प्रकार संसद कानून बनाएगा उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधायिका या विधानमंडल भी कानून बनाएगी। लेकिन अंतर ये होगा कि जो राज्य की विधायिका या विधानमंडल कानून बनाएगी उस कानून का प्रभाव या वो कानून लागू केवल उस राज्य की सीमा तक ही होगा। ठीक है, सूचियां आपको बताई थी, 3 सूची। 7वीं अनुसूची द्वारा किस प्रकार विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ था। अच्छा, चलिए अब देखते हैं। और आप ये भी जान चुके हैं कि भैया यहाँ पर सरकार हमने चुनाव भी करवा दिया है, और आपको पता है हमने सरकार भी बना दी थी। मौजूदा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो ये मंत्री हैं, इसे हमने क्या कहा था? मंत्री परिषद। ये क्या है? मंत्री परिषद, लेकिन कौन सी वाली? केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक, अच्छा, अब बाकी अन्य पार्टियों के सदस्य जो भी कांग्रेस जो सदस्य बने होंगे इधर के। ठीक, अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जो 4 प्रकार के सदन आप देख रहे हैं, प्रत्येक सदन में एक मुखिया होता है। मुखिया, यहाँ भी एक मुखिया होगा, यहाँ भी एक मुखिया होगा। ठीक, लोकसभा, इस सदन का जो मुखिया होगा उसे हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष कहेंगे, भाई आपको तो ऑलरेडी पता है लोकसभा की बात करें तो कहाँ का अध्यक्ष है? लोकसभा का अध्यक्ष, या कहेंगे स्पीकर। और राज्यसभा का जो सभापति, राज्यसभा का जो मुखिया होगा उसे हम कहेंगे सभापति। टेक्निकली लोग अध्यक्ष बोल देते हैं, लेकिन कभी यदि प्रश्न पूछ जाए तो तकनीकी रूप से संविधान की दृष्टि में ये याद रखना है आपको, मुखिया लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, लेकिन राज्यसभा का मुखिया सभापति कहलाता है। ठीक, ये याद रखना है आपको। जिस प्रकार लोकसभा का मुखिया अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का भी ये क्या कहलाएगा? अध्यक्ष स्पीकर। क्या बोलेंगे हम? विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर, ऐसा बोलेंगे। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा का मुखिया सभापति कहलाता है, विधान परिषद का मुखिया भी यही कहलाएगा। हम क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ विधान परिषद सभापति, ऐसा कहेंगे। ठीक, अच्छा, अब हम ये मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, काबर हम छत्तीसगढ़िया हैं, तो उदाहरण का कर ले वो छत्तीसगढ़िया। तो एक जन ए मेरे से सांसद है, केवल सांसद है। एक नाम का है, एक नाम है लड़गी बाई। केवल ह्यूमर के लिए ना, कि ह्यूमर मैं ला सकूं इसलिए ऐसा नाम चुनता हूं, लड़गी बाई। और यहीं पर भाजपा में एक मंत्री हैं जिनका नाम है नचकारीन बाई। और दोनों जन एकदम
सहेली का होइस कि नाचकारीन बाई मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है, और ये है दूसर पार्टी के, मतलब कांग्रेस या कोनो पार्टी के एक जन सांसद है, कहाँ, राज्यसभा में, और एक का नाम है लड़की बाई। दोनों में अंतर क्या है कि दोनों जन सांसद है, एक जन लोकसभा के सदस्य है, एक जन राज्यसभा के सदस्य है, एक लोकसभा की सदस्य है, एक राज्यसभा की सदस्य है, ठीक। लेकिन अंतर यह है कि ये केवल सांसद है, केवल सदस्य है, और ये सदस्य के साथ साथ एक मंत्री भी है, बस अंतर ये है, ठीक। अब का हो इस नचकारीन बाई के टूरी, नचकारीन बाई के टूरी लड्डू बाई, नचकारीन बाई के एक जन टूरी लड्डू बाई। लड्डू बाई के विवाह है, लड्डू बाई की नचकारीन बाई ने सोचा कि अब लड्डू का ब्याह करना चाहिए, शादी कर देना चाहिए बाकायदा, ठीक है। इन्होंने भी बड़ा ही, पीछे बातचीत मत किया करो यार, पीछे तुम लोग अगर बातचीत करते हो तो माइक अपना ऑफ क्यों नहीं करते? अब ऑफ कर दिया लड्डू बाई। तो लड्डू बाई के नचकारीन बाई है, इन्होंने क्या किया, एक बड़े व्यापारी, भाई मंत्री हैं, बड़े व्यापारी, ठीक, इनका नाम है लल्लन। लल्लन का एक बेटा है गधा प्रसाद। इन्होंने फिक्स कर दिया इन दोनों का गठबंधन, विवाह फिक्स कर दिया। और चूंकि नचकारीन बाई की बचपन की खास सहेली है लड़की बाई, हालांकि दूसरे पार्टी से है लेकिन सहेली तो सहेली। इनविटेशन भेजा नचकारीन बाई ने कि ए यार लड़की बाई, लड्डू के बिहाव फिक्स हो गए हैं, तोला आना है। अब बिल्कुल भाई, मंत्री भी है, इनविटेशन दे रही, आएंगे। दोनों पहुँचे, कहाँ पहुँची, हमर दुर्ग, दोनों पहुँचे। बढ़िया भाई, मंत्री की बिटिया है, और मंत्री साफ सुथरी छवि की है नहीं, पैसा खूब कमाया है मंत्री बन के, जो अक्सर हर नेता करता है। आज के युग में कोई नेता, ये नेता सेवा के नाम पर आते हैं, लेकिन वास्तव में ये जनता की सेवा के लिए नहीं आते, स्वयं की सेवा के लिए आते हैं, अपने 7 पीढ़ी के लिए धन एकत्रित करते हैं। इन्होंने भी थोड़ा इकट्ठा किया हुआ है। ये एक अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में दहेज नाम की कुप्रथा नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। विवाह हुआ, सब पूरा मंडप तैयार है, बारात द्वार पे आ गई, लेकिन यहीं पर लल्लन, गधा प्रसाद का बेटा लल्लन का बेटा गधा प्रसाद, लल्लन यहाँ पे मक्कारी करता है। ये जानता है कि मंत्री है, अच्छा खासा पैसा होगा। ये अंत में बोलता है, एक शर्त रख देता है कि 50 करोड़ कैश मिलेगा तभी बारात अंदर प्रवेश करेगी, तभी विवाह होगा। अब ये जब मैं कहानी बना रहा हूँ तो इस कहानी को आप उस समय में जाएं जहाँ पर दहेज को रोकने के लिए, दहेज के निषेध के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा समझें आप। अभी तक कोई कानून नहीं बना है, ठीक। समाज की इस कुप्रथा को दूर करने के लिए आप ये मानकर चलें कि अभी तक कोई कानून नहीं बना है जब ये विवाह संपन्न हो रहा है। नचकारीन बाई का होश उड़ गया है, तो मंत्री, लेकिन समाज का दबाव है तो, लेकिन एक बिटिया की माँ। आज भी हमारा समाज उसी तरह बंद खोखे में है, जहाँ स्वतंत्रता दे दी गई, बराबर के अधिकारों की बात तो की जाती, लेकिन फिर भी आज भी समाज जो है लड़कों को ज़्यादा छूट देता है, लड़कियों को कम देता है। ऐसी अवस्था में नचकारीन बाई स्वयं एक महिला है और इस समाज की रीति रिवाज, इस समाज की सोच से भली भांति परिचित है। उन्होंने बोला कि दहेज मांग रहा है ये, लेकिन है तो बहुत बुरा, लेकिन मेरी बिटिया की अगर आज मैंने इनको भगा दिया यहाँ से, तो समाज आज भी हमारा वैसे ही मानसिकता, उसी छोटी मानसिकता से ग्रसित है। लड्डू का विवाह में बहुत अड़चन आएगा।
बोला पैसा तो है मेरे पास, मुंह पे मारती हूँ सालों का, एग्री हो गई, दे दिया। तब विवाह संपन्न हुआ किसी तरह। लेकिन इस घटना से नचकारीन बाई और लड़की बाई दोनों सहेली एमन एकदम मतलब विक्षुब्ध हो गए, अंदर डर समा गया कि लालची घर में मेरी बिटिया लड्डू जा रही है, क्या होगा कैसा होगा, डर है। समाज की बंदिशों में, समाज के उसमें इन्होंने किसी तरह शर्तें मान ली और विवाह हो गया। लेकिन इन दोनों को मन में अभी शांति नहीं है। अच्छा, दोनों सहेली शादी उदी ख़त्म हो गए, रात के 2-2:30 बजे दोनों जन छत पे पहुँची, छत पे गए। दोनों शौकीन भी हैं, कॉलेज के ज़माने से नेतागिरी कर रहे हैं, शौकीन। बोतल खोले, पहले बोतल इन्होंने बाकायदा विदेशी शराब की एक बोतल मंगा रखी थी कि खुशी में पिएंगे, लेकिन अब ये दुख और गुस्से में पी रहे हैं कि ऐसी घटना हो गई। खैर जो भी बात हो, चखने की तो कोई कमी नहीं थी। घर में विवाह है तो जाहिर सी बात है तरह तरह के व्यंजन बने होंगे। चखना और वो बोतल लेके दोनों ऊपर छत पे दोनों जन नशे में हो गए और दोनों जन बात करने लगे। लड़की बाई बोली, या बने नहीं हो इस हमार टूरी है, कैसे घर में चल दे है, लालची परिवार है, कैसे रही, कैसे राखी हो मन। लड़की बाई दिमाग दिस नशा में नचकारीन बाईला, ए सुनना, ते तो मंत्री भी हंस, एक काम कर, ये दहेज नाम के कुप्रथा रोके बर काबर हमन एक ठन कानून नहीं बना, शुरुआत करथन, एक ठन कानून बनाथन कि दहेज समाज में दहेज के नाम से ऐसी अव्यवस्था ना हो और दहेज नाम की ये कुप्रथा पर लगाम लगाई जाए। नचकारीन बाई चूंकि खुद की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो नचकारीन बाई तुरंत इस बात को सीरियसली लेती है और अगली सुबह दोनों फ्लाइट पकड़कर पहुंचते हैं दिल्ली। अब नचकारीन बाई, अब देखिए यहां से प्रक्रिया शुरू होती है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, नचकारीन बाई ने क्या किया, एक पेपर लिया और पेपर में अब दहेज को रोकने के लिए ये प्रक्रिया शुरू की, मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस स्थिति पर सामान्य भाषा में आप इसे क्या कहें, मसौदा। एक मसौदा मतलब रूपरेखा बनाते हैं ना अपन, क्या क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ठीक। लेकिन टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल संवैधानिक भाषा में इसे हम कहेंगे विधेयक। क्या कहेंगे, विधेयक। कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ का सदस्य विधायक होता है, विधायक कहा जाता है एमएलए, ये क्या है, विधेयक। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं बिल। मसौदा है, जमीनी स्तर पर एक रूपरेखा बनी। नचकारीन बाई के मन में आया और कि भाई दहेज रोकने के लिए दहेज लेने वाला अपराधी होगा 10 वर्ष की सजा का प्रावधान, दहेज देने वाला भी अपराधी होगा 5 वर्ष की सजा का प्रावधान। दहेज को रोकने के लिए हर जिले में जो है एक स्पेशल थाना बनाया जाएगा जो केवल दहेज के मामलों के लिए होगा, और जो उनके मन में आया इसे रोकने के लिए उन्होंने ये सारे चीज़ें इसमें लिख दी। वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ नेता बहुत कम इतने पढ़े लिखे और जागरूक होते हैं, ये काम वो नहीं करते। हर सदन में एक सचिवालय होता है, लोकसभा का अपना सचिवालय, राज्यसभा का अपना सचिवालय, और राज्य में डायरेक्टरेट होता है। सचिवालय में होते हैं IAS, पूरा दिमाग होता उनका है, क्रेडिट नेताओं के हाथ में जाता है। अब उन्होंने सब बना दिया, नाम तो उन्हीं का आएगा, नचकारीन बाई का। अच्छा, हर इस मसौदे का, इस विधेयक का, इस बिल का एक शीर्षक भी होगा, तो इन्होंने शीर्षक दिया दहेज निषेध विधेयक, दहेज निषेध विधेयक शीर्षक रख दिया। अच्छा, अब देखिए इधर आते हैं। विधेयक जो होता है, विधेयक यानी कि बिल, ये प्रमुख 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है शासकीय या सरकारी विधेयक, एक होता है गैर शासकीय या
गैर सरकारी विधेयक। ठीक, एक विधेयक प्रमुख मुख्यतः दो प्रकार का होता है, शासकीय विधेयक और गैर शासकीय विधेयक। ये विधेयक, मान लो कोई मंत्री, चूंकि नजकालीन बाई मंत्री हैं और ये ला रही हैं तो ये कहलाएगा शासकीय विधेयक। लेकिन यदि इसी विधेयक को लड़की बाई ला रही होती तो ये विधेयक कौन सा प्रकार होता? गैर शासकीय विधेयक। गैर शासकीय विधेयक मतलब सीधी सी बात कि यदि कोई विधेयक एक मंत्री द्वारा लाया जाए तो वो कहलाएगा शासकीय विधेयक। यदि वो विधेयक केवल जो सदस्य है लोकसभा या राज्यसभा, केवल सदस्य, मंत्री पद नहीं है उनसे, ठीक, वो यदि वो विधेयक लाएगा, वही विधेयक, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गैर शासकीय विधेयक। यही आप लोग ये आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं देख रहा हूं कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर आ रहा है, कोई जा रहा है, ऐसा क्यों कहोगे ठाकुर? ये क्लियर है? कोई विधेयक यदि मंत्री लेकर आता है, संसद की बात कर रहे हैं हम, केंद्र की बात कर रहे हैं, तो संसद में लोकसभा राज्यसभा, आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भैया कानून बनाने की प्रक्रिया यानी कि विधेयक कौन ला सकता है, तो आप बोलोगे संसद के दोनों सदनों का कोई भी सदस्य कानून बनाने की प्रक्रिया का आरंभ कर सकता है, वो विधेयक ला सकता है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, शासकीय विधेयक, यदि कोई मंत्री, कोई ऐसा सदस्य दोनों सदनों का जो मंत्री भी है, यदि वो लाता है तो वो विधेयक कहलाएगा शासकीय विधेयक, और यदि कोई सदस्य केवल है, मंत्री नहीं है, वो लाएगा तो गैर शासकीय विधेयक। ठीक, आइए, अब ये तो प्रमुखता हो गए। अब विधेयक और भी अन्य प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक, और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान के में संशोधन करना होता है, उसके लिए भी पहले विधेयक आता है। ठीक, इसकी क्रिटिकलिटी, इसके अंदर भी बहुत बारीकियां हैं, वो हम बाद में देखेंगे, भूमिका क्लास में नहीं, बाद में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें जानना हो कि भाई ये तो जान गए कि क्योंकि नजकारीन बाई मंत्री है, ला रही है तो शासकीय विधेयक है, लेकिन फिर हमें ये भी जानना होगा कि सामान्य विधेयक की श्रेणी में है कि धन की, कि वित्त की, कि संविधान संशोधन विधेयक है। अभी के लिए आप जान जाएं कि ये कौन से प्रकार का विधेयक है, सामान्य विधेयक। अच्छा, ये जरूरी है ऐसा आइडेंटिफाई करना कि भाई वो विधेयक सामान्य है, धन है, वित्त, क्योंकि हर एक विधेयक की कानून बनने की राह में जो प्रक्रिया है वो अलग अलग होती है। लेकिन अभी हमें समझना है कि संसद कानून कैसे बनाता है। ये कौन सा प्रकार का विधेयक है? सामान्य विधेयक। ठीक, सामान्य विधेयक है तो इसके बारे में हमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जानना। दो बातें। एक, देखिए, जो सामान्य विधेयक होगा उसका रास्ता कैसा होगा? उसका रास्ता ऐसा होगा कि सामान्य विधेयक पहले संसद के सदनों में जाएगा और अंत में पहुंचेगा राष्ट्रपति महोदय के पास। अंत में ये प्रक्रिया है। कुछ विधेयक ऐसा होता है पहले ऐसा जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसा वो आप बाद में देखेंगे और बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अभी सामान्य विधेयक की प्रक्रिया कैसी होगी? पहले वो संसद के दोनों सदनों में जाएगा, वहाँ से इसको हरी झंडी मिल जाएगी, मतलब हम बोलेंगे स्वीकृति मिल जाएगी, तो पहुँचेगा वो राष्ट्रपति के पास। ये इसका रास्ता है। अच्छा, लेकिन हमेशा एक सवाल खड़ा हो जाएगा, कोई भी विधेयक हो एक सवाल खड़ा हो जाएगा, जब वो यहाँ जाएगा तो एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि सबसे पहले किस में जाएगा, लोकसभा में जाएगा कि राज्यसभा में जाएगा? एक सवाल हमेशा खड़ा हो जाएगा। और ये लिंक आ रहा है, वापस आ रहा है।
आइए आइए जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए, जल्दी जुड़ें। जुड़ो जुड़ो, जल्दी जुड़ो। आइए जल्दी आइए। आइए। तो सामान्य विधेयक की समझने के लिए केवल सामान्य पकड़ रहे हैं हम, ये सब बाद में डिटेल्ड टेक्निकल विषय हैं, बाद में देखेंगे। भूमिका में देखिए विधेयक संसद कानून कैसे बनाएगा। 1 2 पहला सवाल ये खड़ा होता है कि भाई सामान्य विधेयक पहले संसद के दोनों सदनों से गुजरेगा, फिर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा। लेकिन सवाल खड़ा हो जाएगा कि सबसे पहले किस सदन में, तो इसका जवाब होगा सामान्य विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत। अच्छा, बहुत सारे प्रश्न आएंगे यूपीएससी पीएससी से लेकर हर जगह। आपको एक खास बात मैं बताता हूं जिसको ध्यान रखना। ये जो प्रस्तुत है, एक विधेयक लाया जाता है और एक विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत, इन दोनों में एक अंतर आपको समझना। प्रस्तुत मतलब सबसे पहले, प्रस्तुत मतलब सबसे पहले, और लाया जाता है तो ये तो दोनों में लाया जाता है। ये विधेयक दोनों सदन में जाएगा, दोनों सदन में लाया जाता है, लेकिन प्रस्तुत का मतलब होगा दोनों में से सबसे पहले कहाँ। अब मैं बताता हूँ कैसे। सामान्य विधेयक के लिए जो प्रावधान है वो क्या है कि ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब सबसे पहले किसी भी सदन में किसकी मर्जी, जो विधेयक ला रहा है, नजकारीन बाई ला रही तो नजकारीन बाई की मर्जी। क्योंकि वो लोकसभा से ही सदस्य हैं और मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है ये प्रेफर करेंगी लोकसभा। तो इस विधेयक को उन्होंने प्रस्तुत कहाँ किया? लोकसभा में। ये विधेयक पहुंचा लोकसभा में। और एक और मैं कीवर्ड बताता हूं जो आपको बहुत सहायता करेगा। मैंने आपको बताया चारों सदन में मुखिया होता है। एक मुखिया क्या कहलाता है बताया आपको। सदन का, इस सदन में जो मुखिया है वही भगवान है, वही तय करेगा कि इस सदन के अंदर क्या होगा, कैसे होगा। बस आप समझ जाओगे, इस कीवर्ड को ध्यान रखना। मैं क्यों बोल रहा हूं बाद में आप समझ जाएंगे। तो ये विधेयक सबसे पहले किसके पास जाएगा? लोकसभा में। उन्होंने डिसाइड किया कि इस विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करती हूं मैं, सबसे पहले यहां लाऊं। अध्यक्ष महोदय के हाथ में गया। ये क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे कि भाई लोकसभा की सदस्य और फलाना मंत्री नजकारीन बाई फलाना विधेयक लेकर आई हैं। अच्छा, पहुंच गया सदन में लोकसभा। चलिए आइए इस पर बहस करें। इस विधेयक पर बहस शुरू होगी लाइन बाय लाइन पूरे। मैं एकदम डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी आप उस अवस्था में नहीं कि डिटेल में जाऊँ। मैं एक भूमिका में बस सिर्फ बताऊंगा। पूरी इस विधेयक पे जितने भी पैरा होंगे, क्लॉज होंगे, उन पर बारी बारी से बहस होगी। बारी बारी से हर एक क्लॉज पर मतदान भी होता है, लेकिन अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए। बहस होगा पूरी लोकसभा में, जितने सदस्य हैं, विपक्ष या सरकार के जो सदस्य हैं, बहस करेंगे। अंतिम में लोकसभा अध्यक्ष बोलेंगे चलिए आइए इस विधेयक पर निर्णय लिया जाए। चूंकि सदन के मुखिया भगवान है, सामान्य श्रेणी का विधेयक है, और सामान्य श्रेणी, दूसरी बात,
जो सामान्य विधेयक होगा इसे संसद के दोनों सदनों में पारित होने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, वो है सामान्य बहुमत। और सामान्य बहुमत क्या होता है? विधेयक के संबंध में सामान्य बहुमत क्या होगा? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक ये सामान्य विधेयक को संसद के किसी सदन में स्वीकृति या पास होने के लिए जिस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है वो ये है सामान्य बहुमत की। और सामान्य बहुमत को समझेंगे कैसे आप? सदन में उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक। समझाता हूँ। लोकसभा की जो वर्तमान में कितने सांसद हैं? 443, ये टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की। लेकिन सामान्य विधेयक पर इस टोटल स्ट्रेंथ से हमारा मतलब नहीं है। जिस दिन इस विधेयक पर निर्णय होना है उस दिन कितने उपस्थित हैं? पहली बात, कितने लोग उपस्थित हैं? हो सकता है 143 एब्सेंट है। कितने उपस्थित हैं उस दिन जिस दिन लोकसभा में मतदान होना है? 400 लोग उपस्थित हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रख लिया गया। 400 उपस्थित हैं, 143 एब्सेंट है। 143 एब्सेंट से सामान्य बहुमत में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, लेकिन इन सब का अपना अधिकार भी है। मतलब हो सकता है कि भाई 50 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि इस विधेयक पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, ना तो मैं इसके विपक्ष में, इस विधेयक के विपक्ष में मतदान करूंगा, ना ही पक्ष में मतदान करूंगा। अरे यार मैं भूल जाता हूं, आप लोग पीछे बातचीत करने लगते हो। आओ, 50 लोगों ने निर्णय लिया कि ना ही हम पक्ष में मतदान करेंगे इस विधेयक के, ना ही विपक्ष में करेंगे। तो 50 लोगों को और माइनस कर दो। मतलब हम पता कितने लोगों ने इस विधेयक पर मतदान किया? 350 लोगों ने मतदान किया। उपस्थित भी यहाँ केवल खेल करने के लिए है, केवल खेल। मैंने लिखा इसलिए क्योंकि ऐसा ही आएगा आपको एग्जाम में। ठीक, लेकिन हमें अभी इससे भी मतलब नहीं है। मुख्य बात क्या है, किससे मतलब है? किसी सामान्य विधेयक पर उस सदन में कितने लोगों ने मतदान किया है, इसी से मतलब है। मतदान कितने लोगों ने किया? तो 350। अब 350 का 50% से अधिक, 50% कितना होगा इसका? डिवाइड कर दो, बताओ। 150, 175 हुआ 50%। 175 लेकिन बराबर हुआ 50-50, अधिक होना चाहिए। 175.5 अधिक नहीं माना जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति का एक मतदान माना जाएगा, किसी आधे व्यक्ति का मतदान नहीं माना जाएगा। तो राउंड फिगर हमें करना होगा और इस स्थिति में 50% से अधिक कितना होगा? 176। मतलब यदि इतने लोगों ने मतदान किया है और ये विधेयक हम चाहते हैं, हम कह पाएं कि इस विधेयक को लोकसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा ने पारित कर दिया है, लोकसभा ने अपनी स्वीकृति दे दी है, यदि हम ये कहना चाहते हैं तो इस विधेयक को कम से कम 176 लोग कम से कम पक्ष में मतदान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया, 176 लोगों ने विपक्ष में मतदान कर दिया, तो ये विधेयक कानून बनने की राह में यही खत्म हो जाएगा। ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। संसद के किसी सदन ने जिस समय भी अस्वीकृत कर दिया या पास नहीं हो पाया सामान्य बहुमत से, उसी समय उस विधेयक का किस्सा खत्म, वो कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अच्छा विधेयक है, इस विधेयक को अपार समर्थन मिला, 50% से अधिक पक्ष में लोगों ने मतदान, लोकसभा के सदस्यों ने मतदान किया और इस प्रकार ये विधेयक पारित हो गया, लोकसभा की स्वीकृति मिल गई। अब लोकसभा अध्यक्ष क्या क्या कर सकते? क्योंकि सामान्य विधेयक है
तो लोकसभा अध्यक्ष, आप लोगों ने देखा होगा, लोकसभा अध्यक्ष भगवान है, सदन के निर्णय ले सकते हैं भाई। और अच्छा, नजकारीन बाई का ये विधेयक है, बहुत अच्छा विधेयक है। और हम जानते हैं नजकारीन बाई भाजपा की सदस्य हैं, मंत्री भी हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस 543 लोकसभा सदस्यों में 380 भाजपा और उसके गठबंधन के सदस्य हैं। भाई मंत्री ला रही भाजपा की, मतलब जाहिर सी बात है बाकी ये भाजपा के जो सदस्य हैं जितने भी लोकसभा में, वो मतदान पक्ष में करेंगे, जाहिर सी बात है। और अगर पक्ष में नहीं करेंगे, विपक्ष में किया, तो वो आप बाद में समझेंगे कि पार्टी कार्रवाई करके उन्हें सदस्यता से निष्कासित कर सकती है, वो अयोग्य करार दिए जा सकते हैं, बाद में समझ जाएंगे, लोकसभा के सदस्य ही नहीं रहेंगे। स्पीकर महोदय को पता है, सामान्य विधेयक है, 380 सदस्य इसके हैं, और बोलेंगे, बोल सकते हैं, तो इसको पास होना ही है। तो बोलेंगे जितने लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं बोले हाँ, हाँ बोले। जितने लोग हाँ, कुछ लोग आवाज़ करेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे। जितने इस विधेयक के विपक्ष में हैं वो ना बोले ना, और बोलेंगे अरे यार ना का आवाज़ से इतना थोड़ा सा, इतने लोग हाँ की आवाज़ बहुत ज़्यादा, आराम से 50% से ज़्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं, ये विधेयक ध्वनि मत से पारित किया जाता है। कर दिया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, वोटिंग करवाई ही नहीं। लेकिन विपक्ष का एक व्यक्ति, उसने ऑब्जेक्शन कर दिया, ना ना मुझे शंका है कि जितने लोगों ने हाँ बोला है वो 50% से अधिक नहीं, शंका जाहिर कर दी। अब शंका, आपत्ति दर्ज कर दी, मतलब अब वो क्या करेंगे, वो मतदान करवाएंगे। चलिए, आपके सामने वोटिंग पैड है, उसमें हाँ के लिए ये बटन, ना के लिए ये बटन, आप दबाइए, मेरे पास स्क्रीन में आ जाएगा कि किसने पक्ष में किया, कितने ने, और काउंटिंग भी आ जाएगी कितने लोगों ने किया। ऐसे मतदान होगा। अच्छा, अध्यक्ष महोदय ऐसा भी कर सकते हैं, जितने लोग इस विधेयक के पक्ष में अपना टेबल थपथपाएं, तो लोग ऐसे ऐसे टेबल थपथपाते हैं और बहुत आवाज़ आ रहा है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग थपथपा रहे हैं टेबल, ध्वनि मत से पारित किया जाता है। लेकिन फिर ऑब्जेक्शन हो गया, बोला अरे भाई आपत्ति दर्ज हो गई है, चलिए अब मतदान करेंगे, क्लैरिटी आए कि कितने लोगों ने पक्ष में किया, कितने लोगों ने विपक्ष में किया। इस प्रकार से इस विधेयक का निर्णय होगा लोकसभा में। अच्छा विधेयक है, हम मानते हैं, सामान्य विधेयक, सामान्य बहुमत से ये पारित हो गया, पास। अब पहुंचेगा ये दूसरे सदन में, राज्यसभा में, पूरी प्रक्रिया वही की वही दोहराई जाएगी। फिर सभापति के हाथ में विधेयक जाएगा, फिर उस विधेयक के क्लॉज बाय क्लॉज, पैरा पैरा पूरी लाइन पर सदन में बहस होगा। फिर राज्य सभापति भी वही कर सकते हैं, ध्वनि मत से पारित या फिर मतदान करवा के। और अगर वो विधेयक यहाँ पर सामान्य बहुमत से पारित नहीं हुआ तो वो विधेयक का रास्ता यही खत्म। लेकिन हम ये मानते हैं कि राज्यसभा में भी मतदान से ये विधेयक सामान्य बहुमत से पारित हो गया, स्वीकृत हो गया, पास। राज्यसभा ने भी सामान्य विधेयक को पास कर दिया। जब संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित हो जाए तब वो पहुंचेगा महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास। ये पहुंचा अब किसके पास? राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय के पास जब कोई भी विधेयक पहुंचेगा, कोई भी विधेयक, कोई भी पहुंचेगा, तो संविधान ने राष्ट्रपति महोदय को किसी विधेयक पर जो शक्तियां हैं वो किस में दी हुई हैं? अनुच्छेद 111 में। 111। अच्छा, ये हरा कलर बोर्ड में दिखाई दे रहा है क्लियर? थोड़ा बताना तो, यस या नो। हरा कलर बोर्ड में दिखाई दे रहा है? कोई बताओ। नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात। तो राष्ट्रपति, कोई विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति महोदय, संविधान ने अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति महोदय को जो शक्तियां दी हैं वो ऐसी होंगी। सामान्य विधेयक ना, अभी हम सामान्य विधेयक की बात करें तो सामान्य विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ अलग हैं, धन विधेयक पर राष्ट्रपति की शक्तियां कुछ अलग हो सकती हैं, और ये इधर भी सब अलग हो सकता है। ठीक, आइए अब एक सामान्य विधेयक पारित हुआ और राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा। राष्ट्रपति महोदय के पास 3 विकल्प हैं, 3 शक्तियां हैं।
नंबर 1, या तो राष्ट्रपति महोदय ने अपनी स्वीकृति दे दी, अच्छा विधेयक है, बने हैं, ठीक है, साइन कर दिया। स्वीकृति दी मतलब अपना हस्ताक्षर कर दिया। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, इसे अपनी स्वीकृति दे देंगे। स्वीकृति का मतलब अपने हस्ताक्षर कर दिए। चलो मैं अपने हस्ताक्षर कर देता हूँ। और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने अपने स्वीकृति दी, हस्ताक्षर किए, ये मसौदा, ये जो विधेयक, अब तक हम इसे यहाँ भी विधेयक कह रहे थे, यहाँ भी विधेयक कह रहे थे, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचा तब भी ये विधेयक ही था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति देंगे, हस्ताक्षर करेंगे, ये विधेयक बन जाएगा अधिनियम। अधिनियम और क्या कहेंगे, एक्ट। और क्या कहेंगे सामान्य भाषा में, विधि। और क्या कहेंगे सामान्य भाषा में, कानून बन जाएगा। अब यहाँ जो जो प्रावधान है वो सारी चीज़ें भारत में, क्योंकि संसद ने कानून बनाया, पूरे भारत में लागू हो जाएगी। अब दहेज लेना अपराध होगा, दहेज देना भी अपराध होगा, और जो भी प्रावधान किए गए हैं लागू हो जाएंगे। ऐसे बनता है, ऐसे बनाती है संसद कानून। बहुत सारी बारीकियां हैं, लेकिन वो बारीकियों की अभी आपको आवश्यकता नहीं, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति महोदय अपने दूसरे विकल्प का प्रयोग करें। क्या करें, अस्वीकृत कर दें, या फिर अब इसी को हम दूसरी संवैधानिक भाषा में बोलेंगे, अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लें। स्वीकृति को सुरक्षित रख लें। देखिए, सारे शब्द मैं ऐसे व्यर्थ में नहीं लिखता, ये सब ध्यान देना आपको, सुरक्षित रख लें। ऐसे ही लाइंस आ जाएंगी, आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए अस्वीकृत कर देना, इसी को हम बोलेंगे अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख लेना। अपने पास सुरक्षित रख लेना मतलब स्वीकृति देना ही नहीं। यदि राष्ट्रपति ने सामान्य विधेयक जो संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा और राष्ट्रपति महोदय ने उसे अस्वीकृत कर दिया या अपनी अस्वीकृति को सुरक्षित रख लिया, इसका मतलब ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा, वहीं से समाप्त, ठीक। लेकिन एक तीसरा विकल्प भी राष्ट्रपति महोदय के पास है। तीसरा विकल्प, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए सामान्य विधेयक को, सामान्य विधेयक की बात हो रही है अभी, केवल सामान्य, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। संसद को लौटा सकते हैं। ठीक। अब देखिए, राष्ट्रपति ने यदि इस तीसरे विकल्प का प्रयोग किया, पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा दिया, भाई राष्ट्रपति महोदय को लगा विधेयक तो अच्छा है, लेकिन ये पैराग्राफ में मुझे आपत्ति है, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ ठीक, तो क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय, अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने टिप्पणी लिख सकते हैं कि क्या उन्हें परिवर्तन चाहिए, ठीक। और क्यों वो पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं कि इस विधेयक पर एक बार संसद के दोनों सदन फिर से पुनर्विचार करें, फिर से विचार करें। और जब राष्ट्रपति महोदय अपने इस तीसरी शक्ति का प्रयोग करेंगे, इसका अर्थ ये होगा कि ये विधेयक वापस पहुंच जाएगा किसके हाथों में, जहां जिस हाथ से चला था उसी के हाथ में वापस पहुंच जाएगा। संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाना मतलब जिसने वो विधेयक लाया है उसके हाथ में पहुंच जाएगा, उसके पास पहुंच जाएगा। अब नचकारीन बाई के पास देखिए दो विकल्प होंगे। अगर नचकारीन बाई सनकी है, सनकी, तो विद ड्यू रेस्पेक्ट, राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है बच्चों के बीच, केवल इस विषय को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। नचकारीन भाई सरज्ञ अत्यक सुग्गर विधेयक बनाए रहे हों और रोघा मोर विधेयक लौटा दिस, खचमच कर दे, का लिख दे है, सनकी है नचकारीन भाई।
नचकालीन बाई बोली अब तो मेरा ये विधेयक मैं कुछ सुधार नहीं करूंगी, ऐसे ही फिर से जाएगा। एक विकल्प पहला। दूसरा विकल्प, नचकालीन बाई समझदार हैं, वो बोलेंगे राष्ट्रपति महोदय ने इन चीज़ों पर आपत्ति जताई है, एक काम करती हूँ सुधार देती हूँ, संशोधन कर देती हूँ। फिर वो फिर से उसी प्रक्रिया में मुझसे गुजरेगा सामान्य विधेयक, फिर से पूरी प्रक्रिया वही होगी, इसकी मर्जी कहाँ प्रस्तुत करे, फिर अगर फिर से किसी सदन ने पारित नहीं किया तो खत्म, लेकिन फिर से यदि दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो फिर राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा, दूसरे कलर से कर देते हैं। अब पुनर्विचार के बाद फिर से शुरू हुआ, ये फिर से पहुंचेगा और फिर से राष्ट्रपति। इस प्रक्रिया में यदि अच्छा नचकालीन बाई ने या तो उसी रूप में उस विधेयक को फिर से प्रक्रिया में ले आई या उसमें संशोधित कर दिया उसने और फिर से प्रक्रिया में ले आई, तो वह यदि राष्ट्रपति किसी सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाते हैं तो फिर वह विधेयक उसी रूप में या फिर संशोधित रूप में फिर से यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित कर दिया गया तो फिर पहुंचेगा राष्ट्रपति महोदय के पास, और राष्ट्रपति महोदय के पास अब पहली बार में तो तीनों शक्तियां थी, लेकिन जब राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर से वह विधेयक संसद के उसी रूप में या संशोधित रूप में संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया और फिर पहुंचा राष्ट्रपति के पास, तो इस समय राष्ट्रपति के पास केवल एक ही विकल्प होगा, एक विकल्प, और वो क्या है? राष्ट्रपति महोदय को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। इस बात पे ध्यान देना, कोई विधेयक पहली बार जब संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा, संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति महोदय के पास उस सामान्य विधेयक में तीन विकल्प थे, तीन शक्तियां थीं, या तो स्वीकृति दे दें, या तो अस्वीकृत कर दें, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा दें। लेकिन यदि राष्ट्रपति महोदय ने किसी सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया और वो फिर से उसी रूप में या संशोधन के साथ संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया सामान्य बहुमत से, तो फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति महोदय के पास अब कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय स्वीकृति देने के। उन्हें संवैधानिक बाध्यता होगी कि उन्हें अपना साइन करना ही पड़ेगा, वो विधेयक कानून बनकर रहेगा। खोल रहा हूं मैं, शंका पूछेगा, हाथ उठाइए जिसे शंका हो। किसी को कोई शंका? हाँ बोलिए। सामान्य विधेयक को, हाँ देखिए, हाँ उसका प्रावधान कुछ ऐसा है कि एक विधेयक जो अगर उसी रूप में उसी व्यक्ति ने लाया है और वो रिजेक्ट हो गया है ना, तो वो अगले 6 माह तक फिर से उसी रूप में नहीं लाया जा सकता, वो किसी अन्य रूप में या किसी और व्यक्ति द्वारा वो विधेयक फिर से लाया जा सकता है। और कोई सवाल? किसी के पास सवाल ही नहीं होता, किसी अन्य को सवाल, इसीलिए बोलता हूँ लाइव आया करो। और बहुत सारे फिर लोग व्हाट्सअप करते हैं, लाइव देखते नहीं है, रिकॉर्डिंग में देखते हैं फिर व्हाट्सअप करते हैं। आशुतोष, दीपमाला, गोल्डी, जगन्नाथ, माधवी, ममता, मनीष, निधि, प्रेरणा, राम जी, सुप्रिया, यशोदा, योगेश, किसी को कोई समस्या नहीं? सर वो केंद्र शासित प्रदेश में से जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, हाँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर? मतलब पार्टिसिपेट कौन कौन कर सकते हैं? अभी मैं राष्ट्रपति के चुनाव में पहुंचा ही नहीं, तुम पहुंच गए। राष्ट्रपति में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे जवाब नहीं पता है,
लेकिन प्रश्न वो पूछो, चिंता मत करो, मेरा संविधान खत्म करने तक तुम मास्टरी आ जाएगी तुम्हारे पास। लेकिन सवाल वो पूछो जो चल रहा है। अगर मान लो तुमको थोड़ा बहुत पता है, देखो मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, यदि तुम्हें थोड़ा बहुत पता है तो नए छात्र, मैं हर छात्र को एक नया छात्र मानता हूँ जिसे कुछ नहीं आता और उसे सिखाने का प्रयास होता है, ठीक है। तो आगे ध्यान रखना कि जो पढ़ रहे हों, हम तो पढ़ेंगे, हम राष्ट्रपति भाग 5 में जब पहुँचेंगे तब राष्ट्रपति महोदय का पढ़ेंगे, तब हम जानेंगे कि भैया राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में सारे जो है ये मेंबर्स लोकसभा और इधर विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति को जो महाभियोग में जो है मनोनीत और ये सब सदस्य भाग लेते हैं, ये सब पढ़ेंगे। अभी उस पर ध्यान मत दो, और बहुत तुम जितना भी तुम जानोगे उससे बहुत विस्तृत रूप में बताऊंगा बारीकियों के साथ। ये तुम्हारा सवाल अभी इस रेलेवेंट नहीं है, इससे संबंधित कोई सवाल पूछो, ये तो नया होगा तुम्हारे लिए, तुमने इस प्रकार से देखा ही नहीं होगा संविधान, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूं ऐसा। कोई सवाल और पूछो इससे संबंधित। किसी को सवाल नहीं है, आगे बढ़ता हूं। कोई सामान्य नागरिक ये विधेयक नहीं ला सकता? नहीं, कोई सामान्य नागरिक ये विधेयक नहीं ला सकता। संसद कानून बना रही है, मतलब संसद के ये जो सदस्य हैं लोकसभा या राज्यसभा के, केवल यही इन्हीं संविधान ने कानून बनाने की शक्ति संसद को दी है। और संसद में तीनों अंग शामिल होंगे, लोकसभा मतलब लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा मतलब राज्यसभा के सदस्य, और राष्ट्रपति, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं। अन्य कोई सवाल? आप बुरा ना मानिएगा, आपको सवाल पूछना है, जो सवाल आपका उस संदर्भ में नहीं होगा, उस समय गैर जरूरी होगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने मन की दुविधा दूर ना करें। लेकिन जो चल रहा है सवाल अपने वहाँ रखिए, आगे के सवाल भाग 5, अभी तो हम भाग 1 भी शुरू नहीं किया, भाग 5 में ना पहुँचिए, ये भूमिका है। ये बहुत सामान्य सा सवाल है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, महाभियोग में भाग कौन लेता है, बहुत सामान्य है। इस तरह के प्रश्न आपको पीएससी में नहीं पूछेगा। आपको सवाल जो पूछेगा, मैं जो लोगों से बनना मुश्किल होता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जहाँ चाहिए, उस पर मेरा फोकस है, वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही। बहुत सामान्य सी चीज़ें, बहुत सामान्य सी चीज़ें, बहुत आराम से, वो जहाँ मेरा फोकस है, मैं आपको जिस स्थिति में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ से आप संविधान की बारीकियों को आप सोच सकें, समझ सकें, ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ, वहाँ ध्यान रखिए। ये क्लियर हुआ? चलिए, इस प्रकार संसद कानून बनाती है, बिल्कुल सेम प्रक्रिया। अब भाई आपको पता है कि राज्य विधायकों को भी कानून बनाने की शक्ति है। 12:30, चलिए 15 मिनट और, 15 मिनट है, मैं इसको खींच लेता हूँ। आइए, मैं मिटा रहा हूँ इसे बहुत, क्योंकि समझाते वक्त बहुत कचरा हो गया। आप लोग सवाल रखें, बिल्कुल रखें, हिचकिचाएं ना, कोई भी सवाल रखें। जब मुझे लगेगा आप सीख जाएंगे कि कौन कैसे सवाल पूछना है, क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। जहाँ पर हम फोकस रखें, जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ सवाल रखेंगे, ज़्यादा अति उत्तम होगा। इससे क्या होगा, नए छात्रों में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होगी। भाई क ख ग घ सीख रहे हैं आप, और इस प्रकार आप ग में ABCD आप सीख रहे हैं, और आप Z में नहीं जाएंगे, W में नहीं जाएंगे। अब अपने आप को फोकस रखेंगे, और फोकस रखना बहुत ज़रूरी है यदि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप उतना अच्छा शब्द, उतना अच्छा वाक्य तभी बना पाएंगे जब आपको आपकी वर्णमाला उतनी स्ट्रांग होगी, आपकी मात्रा उतनी अच्छी होगी, आपको पता होगा कहाँ कौन सी मात्रा लगेगी। ऐसे आप डायरेक्ट वहाँ जाने की कोशिश मत करें कि वर्णमाला अभी ठीक से आया नहीं और आप सीधे वाक्य बनाने जाएंगे, मतलब वाक्य आप गलत बनाएंगे, गलती होगी आपसे वहाँ।
ठीक है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप सवाल पूछने से बचें। सवाल पूछना है, जब रेलेवेंट नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा ये सवाल अभी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए, आपको ये पता है, ओहो, आपको ये पता है कि राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। बिल्कुल। अब यहाँ भी मान लो सदस्य हैं, यहाँ भी ये मान लो विधान परिषद है, मान लो, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो नहीं है, तो मत मानो। चलो, ये नॉर्मल विधायक हैं और ये कुछ लोग हैं जो मंत्री भी हैं। ठीक, सेम प्रक्रिया सेम है। शासकीय विधेयक, अशासकीय विधेयक सेम कहलाएगा। कोई विधेयक बना, मसौदा बना, कोई कानून बनाना है राज्य सूची के विषय से, सामान्य विधेयक की श्रेणी है, सामान्य विधेयक की श्रेणी है, प्रक्रिया पूरी वही। पहले अगर मान लो केवल एक सदन है विधानसभा, तो विधानसभा में जाएगा, पारित होगा, तब पहुंचेगा राज्यपाल के पास। यदि किसी राज्य में दोनों सदन है तो पहले दोनों सदनों में जाएगा, दोनों सदनों से स्वीकृति मिलेगी तो पहुंचेगा राज्यपाल के पास। प्रक्रिया पूरी सेम है। ठीक, लेकिन जब कोई सामान्य विधेयक राज्य में, राज्य विधायिका का सामान्य विधेयक संसद के सामान्य बहुमत भी लगेगा, उसके लिए भी वही रास्ता। अगर दो सदन है तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि एक सदन है तो विधानसभा में प्रस्तुत होगा, विधानसभा में पूरी प्रक्रिया होगी, पारित होगा तो राज्यपाल के पास जाएगा। यदि दोनों सदन है तो दोनों सदनों में पारित होगा और राज्यपाल महोदय के पास जाएगा। लेकिन जब कोई राज्य का सामान्य विधेयक, पहले ऊपर हमने केंद्र का देखा था, अब ये राज्य का है, राज्य की बात है। राज्य का सामान्य विधेयक जब राज्यपाल के पास पहुंचेगा तो राज्यपाल के पास संविधान ने जो शक्ति दी है कि किसी राज्य के विधायिका के सामान्य विधेयक पर राज्यपाल जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे वो अनुच्छेद 200, कहाँ, अनुच्छेद 200 में वर्णन है उसका, राज्यपाल की शक्तियों का पूरा सेम। राज्यपाल स्वीकृति दे देंगे और साइन कर दिया अपना, तो राज्य का वो कानून बन जाएगा, विधि बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरा, या फिर अस्वीकृत कर सकते हैं, अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं, राज्य का वो विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा विकल्प, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। फिर वही पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएंगे, वहाँ संसद को लौटाया था, संसद का विधेयक था, पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएंगे, राज्य विधानमंडल को, मतलब हाथ में पहुँच जाएगा। पुनर्विचार के बाद यदि उसी रूप में या संशोधित रूप में वह राज्य का वह विधेयक फिर से अगर विधानसभा केवल तो विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचा, यदि विधान परिषद भी है तो राज्य विधायिका के दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल के पास पहुंचा। लेकिन पुनर्विचार के बाद पहुंचा, पुनर्विचार के बाद तो राज्यपाल भी क्या होंगे, स्वीकृति देने के लिए बाध्य होंगे। एकदम सेम, स्वीकृति के लिए क्या है, बाध्य, स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ तक तो सेम है पूरा लगभग। एक चौथी शक्ति है राज्यपाल के पास, क्या है वो, कि राष्ट्रपति के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं, आरक्षित कर सकते हैं। आरक्षित या कई कई जगह प्रश्न पत्र में सुरक्षित भी लिख देता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित या सुरक्षित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल, संविधान के कौन से प्रावधान के अनुसार राज्यपाल राज्य विधायिका के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं? अनुच्छेद 200 ये कर दिया राष्ट्रपति, राज्यपाल ने, और राज्यपाल को ये शक्ति। फिर सवाल ये भी उठता है कि राज्यपाल को ये शक्ति, राष्ट्रपति को 3 ही है, राज्यपाल को ये शक्ति क्यों दी गई है, ऐसा क्यों? आपको पहले मैंने बताया कि राज्यपाल जो है किसी राज्य में केंद्र का एजेंट के रूप में कार्य करता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि भाई किसी राज्य के उस विधेयक में वो राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है, पूरे देश के महत्व का मुद्दा है, तो राज्यपाल आरक्षित कर देंगे, यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा। यदि उनको लगता है कि इस विधेयक में इस राज्य के हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय की शक्ति को कहीं कम किया जा रहा है, तो राज्यपाल महोदय आरक्षित कर देंगे।
यदि राज्यपाल को लगेगा कि भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, आरक्षित कर सकते हैं। ठीक, ऐसा इसकी भी बारीकियां हैं, ये आप बाद में जानेंगे। ठीक, लेकिन मुद्दा यह है कि राज्यपाल किसी राज्य के विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। फिर जैसे ही किसी राज्य के विधेयक पर राज्यपाल ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया, मतलब आप फिर समझ जाइए, इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद राज्यपाल का रोल खत्म, राज्यपाल का रोल उस विधेयक से खत्म। अब कौन करेगा? अब जो करेगा राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब राष्ट्रपति महोदय, भाई संसद का कोई विधेयक था तो राष्ट्रपति महोदय अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के कौन से प्रावधान के तहत कर रहे थे? 111। राज्य का कोई विधेयक है तो राज्यपाल कौन से विधेयक, कौन से अनुच्छेद के तहत कर रहे थे? 200। लेकिन अब तो बात यह है कि राज्य का वो विधेयक है राष्ट्रपति के पास पहुंचा है, तो राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कौन से अनुच्छेद में? 201। 201 में है, ये ध्यान रखना है। राज्य का विधेयक उस पर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा 200 को प्रयोग के बाद, तो राष्ट्रपति महोदय राज्य के उस विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया जो देंगे वो कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है उसका? 201। क्या देंगे? पहला, बिल्कुल सेम, स्वीकृति दे देंगे। जैसे राष्ट्रपति महोदय ने अपना साइन किया तो राज्य का, छत्तीसगढ़ राज्य का मान लो विधेयक है तो वो राज्य का वो कानून बन जाएगा। दूसरा, अस्वीकृत कर सकते हैं, मतलब राज्य का वो कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए संसद में नहीं लौटाएंगे। यह विधेयक कहाँ का है? किसी राज्य विधायिका का, और राज्य विधायिका पर यदि इसका प्रयोग करेंगे तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएंगे? राज्य विधायिका को, और फिर से पहुंच जाएगा वैसे ही हाथ में वापस, एक हाथ में पहुंच गिस, फिर से इसके पास वही शक्ति है, या तो उसी रूप में या तो संशोधित रूप में फिर से प्रक्रिया में गुजारेगी, फिर से प्रक्रिया में ले गई विधायिका के, और फिर से यदि दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया तो फिर किसके पास जाएगा? फिर किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, फिर ये जाएगा, मैं समझा दूं, लाल वाला है, मान लो राष्ट्रपति महोदय ने पुनर्विचार के लिए लौटाया, ठीक, ये पहुंचा इसके हाथ में, फिर से प्रक्रिया में गया, फिर से पास हुआ, मान लो दोनों एक सदन है तो एक सदन, दूसरा सदन, लेकिन अब ये यहाँ से पास होके किसके पास जाएगा? क्यों? इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के, अगर राज्यपाल ने किसी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर दिया तो राज्यपाल का रोल खत्म, जो करेगा राष्ट्रपति करेगा। इसने उसी रूप में संशोधित करके या उस करके फिर से यदि राज्य विधायिका के दोनों सदनों से पारित हो तो पहुंचेगा राष्ट्रपति के पास। लेकिन अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये राज्य का विधेयक है, राज्य का विधेयक पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा तो राष्ट्रपति के पास दोनों शक्तियां होंगी, या तो फिर से उसे स्वीकृति दे सकते हैं या तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, राज्य का वो कानून नहीं बन पाएगा। अब मैं नटशल में बताता हूँ। नटशल, संसद का विधेयक, केंद्र का विधेयक, दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास पहुँचा। राष्ट्रपति महोदय 111 के तहत क्या क्या कर सकते हैं? स्वीकृति दे सकते हैं, कानून बन जाएगा। अस्वीकृत कर सकते हैं, कानून नहीं बन पाएगा। पुनर्विचार के लिए, क्योंकि इसका विधेयक है तो संसद को लौटा सकते हैं, संसद को लौटाएंगे तो वो फिर से क्या करे? उसी रूप में या संशोधित रूप में फिर से प्रक्रिया में लाए, और फिर से संसद के दोनों सदनों ने पारित किया, राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचेगा और राष्ट्रपति महोदय बाध्य हो जाएंगे, स्वीकृति देनी पड़ेगी। एकदम क्लियर, उधर छोड़ दो, नीचे आओ, राज्य की बात करते हैं। राज्य में भी सेम प्रक्रिया, यदि पहुंचा तो राज्यपाल की शक्ति किस में है? 200 है ना, और 200 में क्या है? स्वीकृति कर सकते हैं, राज्य का वो कानून बन जाएगा। अस्वीकृत कर सकते हैं, कानून नहीं बन पाएगा। पुनर्विचार के राज्य विधायिका को लौटा सकते हैं, फिर पहुंचेगा उसी रूप में, संशोधित रूप में, फिर से यदि राज्य विधायिका के सदनों से पारित हो गया, राज्यपाल के पास पहुंचेगा और राज्यपाल फिर स्वीकृति के लिए बाध्य हैं।
लेकिन यदि राज्यपाल ने उस राज्य के विधेयक पर इस चौथी शक्ति का प्रयोग किया, राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित कर दिया, तो राज्यपाल का रोल खत्म। ये पहुंचेगा विधेयक किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास अब राज्य के उस विधेयक पर जो शक्ति है वो 201 में है। स्वीकृति दे सकते हैं, राज्य का वो कानून बन जाएगा। अस्वीकृत कर सकते हैं, राज्य का वो कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा, पुनर्विचार के लिए, चूंकि राज्य का विधेयक है, पुनर्विचार के लिए किसको लौटाएंगे? राज्य की, उसी राज्य की विधायिका विधानमंडल को लौटाएंगे। फिर पहुंचेगा उसके हाथ में, फिर से उसी रूप में आइए 2 मिनट बाकी है बस। मैं समझ रहा था कि समय जा रहा है, केवल 2 मिनट बाकी था, मुझे इसको क्लियर करना था। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। 2 मिनट है, 2 मिनट बस, 2 मिनट के लिए जल्दी आइए। क्या हुआ कि चौथी, राज्यपाल ने किसी राज्य के विधेयक पर इस शक्ति का प्रयोग कर दिया, राज्यपाल का रोल खत्म। यह विधेयक पहुंचा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति ने तीनों शक्ति 201 में है, राज्य के विधेयक पर राष्ट्रपति की जो शक्ति है 201 में है, स्वीकृति दे दिया तो कानून बन गया, 2 अस्वीकृत कर दिया तो कानून नहीं बनेगा पुनर्विचार के लिए। चूंकि यह विधेयक राज्य का है तो संबंधित राज्य को ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे। लौटाया, पहुंचा उसी रूप में या संशोधित रूप में। आवाज नहीं आ रही? हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस नो, यस नो, जल्दी। आवाज आ रही माइक की? आ रही है, अच्छा। उसी रूप में या संशोधित रूप में फिर से प्रक्रिया में जाएगा विधायिका के, फिर से पास हो गया। क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने पुनर्विचार के लिए लौटाया था, तो ये अब की बार ये पास होकर राज्यपाल के पास नहीं जाएगा, सीधे जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। लेकिन राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार, राज्य का विधेयक है, याद रखिएगा, पुनर्विचार के बाद फिर से उसी रूप में संशोधित रूप में राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचा, तो राष्ट्रपति महोदय राज्य के उस विधेयक के लिए बाध्य नहीं है स्वीकृति देने के लिए। राष्ट्रपति महोदय उस विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकते हैं। यही डिफरेंस है बस। खोल रहा हूं, कोई शंका हो तुरंत पूछो। मैं अभी तक फुली फिट एंड फाइन नहीं हूँ। क्या हो रहा है कि वही वैक्सीन के बाद से लगातार मैं मॉर्निंग में क्लास ले लेता हूँ दवाई खाकर, और पसीना पसीना हो जाता है थोड़ा। बोलिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछें। कोई प्रश्न नहीं है? अरे अगर नहीं है तो नो नहीं बोल दो। आप लोग नहीं बोल दो, आप बोल सकते हो। यशोदा, सुप्रिया, प्रेरणा, निधि, जगन्नाथ, आशुतोष, ममता, आप लोगों को किसी को कोई प्रश्न नहीं है? योगेश, कोई भी प्रश्न नहीं है? तो मैं मानता हूं कि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं आया। क्लियर है, क्लिनिक ऑल क्लियर। यहाँ तक आपके टेस्ट में प्रश्न होंगे जो मैंने पढ़ाए हैं, जो मैंने बताया है केवल वही होगा। ठीक है, टेस्ट होंगे 40 प्रश्न वीकली टेस्ट होते हैं। 20 आपके मैथ्स और रीजनिंग से होंगे, 20 प्रश्न आपके जीएस से होंगे, इससे होंगे। ठीक है, मैं समझा दूंगा। ऑनलाइन आपके बैच में ही टेस्ट होगा, टेस्ट लिंक होगा। सुबह सुबह 1 घंटे का टेस्ट होगा। रफ पेज और पेन लेकर बैठेंगे आप। ठीक है, ऐप के माध्यम से टेस्ट होगा, क्योंकि रफ तो चाहिए। ओहो, ये भूल जाता हूँ यार, रुकिए। हाँ, रविवार को टेस्ट होगा आपका। ठीक है, डाउट यदि आपके मैथ्स और रीजनिंग में हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, आपके डाउट सेशन रख लिया जाएगा। यदि डाउट नहीं होगा तो डाउट सेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम बीच बीच में अवसर इस प्रकार से डाउट लेते हैं।
फिर संडे को टेस्ट होगा। जितना आपने मैथ्स रीजनिंग फ्राइडे तक पढ़ा है वो सिलेबस होगा आपका, और आपका जो आपने भूमिका की क्लास की है यहाँ से प्रश्न आएंगे, सीखेंगे आप। बहुत लोग प्रश्न कैसा होता है, मैं प्रश्न सीधा नहीं देता, मैं प्रश्न इस तरह से बनाता हूँ कि आप सीखें। 2-3 टेस्ट देंगे तो पॉलिटी के आप दिमाग दौड़ने लगेगा। मकसद है सिखाना, लल्लू लल्लू प्रश्न देकर आपको खुश रखना मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका टेस्ट होगा। एक रफ पेज लेकर बैठेंगे, पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में तो रफ करना होगा आपको, मोबाइल में थोड़ी रफ करोगे। ठीक, ईमानदारी से टेस्ट दोगे, नकल मारने का तो आपको वक्त ही नहीं होगा। नकल मारने की कोशिश करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, ठीक है। आपको सारी सूचना मिल जाएगी, टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो निर्धारित समय होगा आप अपना बैच खोलोगे, टेस्ट सामने ज्वाइन नाउ आ जाएगा, ज्वाइन करोगे और आपका टेस्ट खुल जाएगा। एक एक प्रश्न 1 से लेकर 40 तक प्रश्न आप ऐसे ऊपर नीचे करोगे, बारी बारी से आता जाएगा। जो सही ऑप्शन होगा विकल्प आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा, और इस प्रकार से आपका पूरा इवैल्यूएशन हो के कितना गलत कितना सही, आपका टेस्ट स्कोर आपके सामने आ जाएगा विद सॉल्यूशन। आप कुछ समय बाद अपने उस गलत प्रश्न का गलत क्यों लिया गया है उसका नीचे उत्तर भी देख लोगे, ठीक है। ईमानदारी से टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना। जो टेस्ट से भागता है वो कंपटीशन से भी दूर भाग रहा है, ये समझ जाइए। आप लोग भी, जो लोग लाइव नहीं आ पाते हो, आप लोग भी, भले कोई घर में काम होगा या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ये वीडियो अपलोड होता है, अपलोड हो जाएगा, पढ़ के और पूरी तरह से, कोई बात नहीं पहली बार में नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, सीखना है आपको। इस लंबी अवधि में आपको सीखना है, अपनी गलतियों को नोट करना है कि क्या गलती होती है, उसको सुधारना है, और वहीं से धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे। लेकिन जो टेस्ट से भागेगा, ये बात जान लो, वो कंपटीशन में कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो लड़ने से डरता है वो जीत कभी नहीं सकता है, ठीक है। टेस्ट को बहुत सीरियसली लेता हूँ मैं भी, और मुझसे ज़्यादा सीरियसली आपको लेना है। ऑफलाइन में तो मेरा माहौल बनता है टेस्ट का, 5 दिन हंसी मजाक में क्लास चलती है। रविवार को स्टूडेंट जो होते हैं ना, जो हल्की जरा सा भी सीरियस हैं, उस दिन वो लड़ते हैं नंबर के लिए। तो ऐसा लड़ना आपको भी, एक एक नंबर के लिए लड़ना है। गलती हो गई तो क्यों गलती हो गई, अगली बार ये गलती नहीं होगी, अगली बार नहीं होनी चाहिए, ये कमजोरी है, इसको पकड़ना है, मुझे दूर करना है, ऐसा अंदर आग लानी, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड यू विल हैव योर नेक्स्ट क्लास विद इन 10 minutes. बाय फॉर नाउ।